छात्र विद्यार्थियों, आज हम लहाजा की ओर पाठ के आगे का भाग पढ़ेंगे। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने लगा। जब वे चीनी किले से जब वे चलने लग गए तब एक आदमी जो है उनसे राहदारी मतलब रोड टैक्स मांगने लगा। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। मैं चीटें मतलब जब हम कागज़ के टुकड़े में कुछ लिखकर किसी को देते हैं तो उसे चीटें कहते हैं। शायद उसी दिन हम थोडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। मैंने जो सुमति जो है उनके साथ जो आया था तिब्बत की यात्रा में, तो उसके जान पहचान के लोग यहाँ थोडला में भी थे। और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। मैंने वो भिखमंगे थे लेकिन फिर भी उनको अच्छी जगह मिल गई थी क्योंकि सुमिति के जान पहचान के लोग थे। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। जब वे 5 साल बाद लौट रहे थे उसी रास्ते से, तब जो है वो भिखमंगे का वेश नहीं धारण किए थे। तब वे जो है एक अच्छे माने सज्जन यात्री का वेश धारण किए थे। इस कारण जो है उन्हें उस समय जो है किसी ने अच्छे जगह पे रहने की जगह उनको नहीं मिली। तब उनको एक जो है झोपड़ी में रहना पड़ा। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। खासकर शाम के वक्त छठ पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। मैंने उस वक्त जो है ये जो है उस वक्त लोगों की मनोवृत्ति पर निर्भर करता था क्योंकि उस समय मैंने उस वक्त जो है शाम के वक्त जो है वहाँ के जो लोग हैं छठ पीकर मतलब शराब पीकर मैंने खूब कम ही जो है होश हवास में रहते थे। अब हमें सबसे विकट डांडा थोडला पार करना था। मैंने सबसे कठिन डांडा थोडला जो है उन्हें पार करना था। डांडा थोडला मैंने जो पहाड़ का जो सबसे ऊंचा स्थान है उसे डांडा कहा गया है। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। मैंने 16-17 हज़ार फीट ऊंचा है वो, इस कारण जो है वहाँ पे कोई गांव नहीं बसा है। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। डाकू लोग जो है यहाँ पे अच्छे से छुप कर रह सकते थे। इस कारण उनका जो है सबसे अच्छा स्थान था ये। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। मैंने तिब्बत में अगर किसी को मार दिया जाता है तो उन्हें सज़ा मिलती है, लेकिन इस निर्जन सुनसान स्थान पे अगर किसी आदमी को मार दिया जाता है तो कोई भी जो है उसकी परवाह नहीं करता या उससे कोई मतलब नहीं रहता है। खासकर जो है खुफिया विभाग और पुलिस पर और खुफिया विभाग पर जो है वहाँ की सरकार जो है उतने पैसे खर्च नहीं करती और वहाँ पे जो है गवाह भी नहीं मिलता है। इस कारण किसी को कोई मतलब नहीं रहता है। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। जो डाकू लोग हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले वो ये नहीं देखते हैं कि उनके पास पैसे है कि नहीं है। सबसे पहले तो वो उन्हें मार डालते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि उनके पास पैसे है कि नहीं है। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। मैंने वहाँ पे कोई कानून नहीं है, इस कारण जो है वहाँ के लोग जो है खुलेआम पिस्तौल और बंदूक को लिए घूमते फिरते हैं। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा होगा। क्यों डाकू जो है अगर उन लोगों को ना मारेगा तो वो क्या होगा, उसके प्राण को खुद खतरा होगा। इस कारण वो उन्हें मार देते हैं। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोडला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार, जीभ निकाल, कुची कुची, दया दया, 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते।
मैंने उनको परवाह नहीं थी। वो क्यों नहीं थी? क्योंकि वे भिख मांगे थे, और वो जहाँ पे भी वो मैंने देखते थे किसी लोगों को सोचते थे डाकुए, तो वो क्या करते थे, अपनी टोपी उतार के जीभ निकाल के कुची कुची मैंने दया दया जैसे बोल के एक पैसा मैंने भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते? मैंने पहाड़ जब चढ़ते हैं तो बहुत ऊंची होती है, तो सामान लेकर चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था, और जो है उनको जिस पड़ाव में जाना था वो जो है 16-17 मील से कम नहीं था। 1 मील मतलब होता है लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर, तो 16-17 मतलब 25 से 29 किलोमीटर होगा। तो मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लडकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडरे के ऊपर जा पहुँचे। डांडरे मैंने पहाड़ की ऊंचाई पे जाने से पहले वो क्या कि एक जगह मैंने दोपहर के समय जो है थोड़ा सा चाय पीने लगे। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊपर खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। मैंने वे इतने ऊपर गए थे कि वहाँ जहाँ पे वो गए थे वहाँ पे श्वेत शिखर श्वेत पर्वत जो है वो नहीं था। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। ऊंचाई की ओर जो पहाड़ जो दिख रहा था वो बिल्कुल नंगे थे। न वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। वो जो पहाड़ थे वहाँ पे न तो बर्फ़ था, न कोई सफ़ेदी थी, और न ही कोई हरियाली पेड़ पौधे थे। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। जो सबसे ऊंचा स्थान था वहाँ पे डांडे पर्वत का जो देवता है उनका स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर ऊंचाई पर चलना था। अब उनको जो है पहले तो वो जो है पहाड़ के ऊपर चढ़े थे, लेकिन अब उनको जो है बराबर उतराई नीचे की तरफ उनको उतरना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। अगर हम किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं तो हमको थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, कष्ट होता है चढ़ने में, लेकिन जब हम उतरते हैं तो क्या होता है, बिल्कुल कष्ट नहीं होता है, मुश्किल नहीं होता है। शायद 2-1 और साथी हमारे साथ चल रहे थे, और उनके साथ 1-2 साथी भी चल रहे थे। तो उनको ये जो है थोड़ा आसान लग रहा था चलना, और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और वे दोकिनोवस्तु की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। दोकिनोवस्तु जो स्पेनिश उपन्यास लिखे थे, स्पेनिश उपन्यास के जो नायक थे उनका नाम दोकिनोवस्तु था। तो उसी की तरह जो है अपने घोड़े पे झूमता हुआ चला जा रहा था, ये बता रहे हैं लेखक यहाँ पे। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लटकोर का रास्ता जो है दाहिने वाला था। वो गलती से जो है बाएं तरफ चले गए थे, उनको जाना दाहिने तरफ था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतज़ार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है, और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। जो मंगोली होते हैं उनका मुंह लाल होता है, तो वो गुस्से में और लाल हो गए थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फू डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। तो वो जो सुमति है उन्होंने क्या किया कि मैंने 2 टोकरी कंडे मतलब जो गोबर से जो बना रहता है, कंडे जिसको हम लोग जलाते हैं ईंधन के रूप में। तो वो बोल रहा है कि मैंने 2 टोकरी कंडे जो हैं फू डाले और 3-3 बार जो है चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया,
लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। नहीं देख नहीं रहे हो कैसे घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वो ठंडा भी हो जाता था। लटकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुपका मिला। पहले जो है यहाँ पे जो जब ये ठहरे थे तो उनके यहाँ पे अच्छे यजमान माने जो सुमति हैं उनके अच्छे यजमान मतलब जो पंडित जो है किसी के घर जब पूजा करने जाते हैं तो पंडित जो है उस उनके वो जो जिनके घर जाते हैं उन घर वालों को वो यजमान कहते हैं। तो उसके भी जो है बहुत पहचान वाले थे, यजमान थे। तो पहले जो है वो क्या करते थे, चाय सत्तू खाए फिर जो है रात को गर्मा गर्म थुपका मतलब जो होता है जो मांस से या फिर सब्जियों से चावल से बनता है माने सूप की तरह, तो उसे थुपका कहते हैं। तो विद्यार्थियों आज यहीं तक, इसके आगे का भाग जो है हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।